जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल, शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हमारे लखन लाल खंडेलवाल जी, रीवा नगर के प्रथम नागरिक सम्मानित अजय मिश्र बाबा जी, और यहां पर उपस्थित हमारे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी, हमारे यहां के पूर्व मंत्री विधायक सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, और यहां पर उपस्थित हमारे सभी विधानसभा के प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, हमारे संगठन के सभी जिला एवं शहर के पदाधिकारीगण, यहां पर उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य, ब्लॉक, मंडलम और सेक्टर के सभी पदाधिकारीगण, हमारे बूथ लेवल एजेंट और रीवा के कोने कोने से आए हुए हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, आज आपका यहां इस कांग्रेस पार्टी की आम सभा में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी आई हैं, जिनका हम यहां हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज सफेद शेरों की धरती में आज कुंवर अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी, हमारे इंद्रजीत पटेल साहब, गुलशेर अहमद जी जैसे हमारे दिवंगत कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इस धरा में आज प्रियंका गांधी जी का स्वागत है और मंच पे बैठे हमारे अतिथियों का स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की 18.5 साल की सरकार है, उससे जनता ऊब चुकी है और बदलाव का वातावरण है, परिवर्तन का वातावरण है। हमारे रीवा विधानसभा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार और जमीनों विकास के नाम पे किए भ्रष्टाचार और जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ एक जन आक्रोश है। एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया बीजेपी के शासनकाल में, एक नया स्कूल नहीं बनाया, और वही पुराने टीआरएस कॉलेज, साइंस कॉलेज जैसे और मॉडल स्कूल, मार्तंड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हैं। हमारी सरकार अगर यहां बनेगी तो जमीनी स्तर पे अधोसंरचनात्मक विकास किया जाएगा। रीवा में एक टीआरएस कॉलेज के समकक्ष एक अस्पताल, एक कॉलेज खोला जाएगा और एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज नया बनाया जाएगा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि इस बार बदलाव पूरे मध्य प्रदेश में है और हमको ये सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है, बदलनी है, बदलनी है, बदलनी है, बदलनी है। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब जन जन की नेता प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं हमारी नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नेता और महासचिव प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया रीवा के आए हुए सभी जनसमूह को संबोधित करें। और प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। बहनों और भाइयों, आप काफी समय से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आप दूर दूर से आए हो और आपने यहाँ काफी इंतजार किया मेरे लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्री प्रताप भानु शर्मा जी, श्री कमलेश्वर पटेल जी, श्री अजय सिंह राहुल जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री अजय मिश्रा बाबा जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री अभय मिश्रा जी, श्री राम गरीब बनवासी जी, श्री सुखविंदर सिंह बन्ना जी, श्रीमती बबीता साकेत जी, श्री कपिल देव सिंह जी, श्री पद्मेश गौतम जी, श्री रामशंकर पटेल जी, श्री त्रियोगी नारायण शुक्ला जी, श्री लखनपाल खंडेलवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और सभा में शामिल सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण को मेरी तरफ से इस सभा में बहुत बहुत स्वागत।
ये महामृत्युंजय जी की नगरी है, रीवा की पावन धरती है, इसे मेरा प्रणाम। विंध्य की महिमा हमारे राष्ट्रगान में भी है, इसका जिक्र है, यहाँ आकर गर्व होता है। मेरे परिवार का एक आपसे पुराना रिश्ता भी है। नेहरू जी को यहाँ आना बहुत पसंद था, चचाई फॉल्स उनको बहुत पसंद थे, यहाँ आते थे। एक बार इंदिरा जी को भी साथ लाए और इंदिरा जी और राजीव जी ने तो अपने कार्यकाल में यहाँ के बहुत दौरे किए। मेरे पिता राजीव जी शहीद होने से एकदम पहले भी यहाँ आए थे। मुझे अभी बताया गया कि इसी मंच से उन सब ने भाषण दिया, तो मेरे लिए तो कम से कम यहाँ पे खड़ा होना और आज आपको संबोधित करना उनके प्रति एक तरह से एक श्रद्धा की बात भी है, और उनके साथ साथ आपके प्रति, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो जनता के लिए दिन रात एक करते थे। उनके दिल में जनता के लिए सेवा भाव था, जनता के लिए करुणा थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह बात थी कि वो जनता से अपने ऊपर, जनता को अपने ऊपर मानते थे, अपने आप को जनता से ऊपर नहीं। आजकल की राजनीति में ऐसे मिसाल कम है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कुछ घोषणाएं की हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं घोषणाएं सुना देती हूं, उसके बाद अपना भाषण शुरू करूंगी। आपको कुछ घोषणाएं आपने सुनी भी होंगी, लेकिन एक साथ एक सारी बता देती हूं ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि हम आपके लिए 5 सालों में विकास आदि के बजाय और क्या क्या करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए 1500 रुपए डायरेक्ट आपके खाते में प्रति माह डालने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 तक बढ़ाया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2500 तक बढ़ाया जाएगा। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, इससे पहले भी किया था और हमारी सरकारें अन्य प्रदेशों में कर रही हैं। 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगी, मतलब आधी होगी। पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन है वो प्रदेश में लागू होगी। अभी हाल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल में लागू है, वहां हमारी सरकारें हैं। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में आपको मिलेगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो बढ़ाया जाएगा 27% तक। यहां प्रदेश में जातिगत जनगणना की जाएगी। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनको फीस भरनी पड़ती है। और अक्सर क्या होता है, आजकल बहुत हो रहा है कि जो ये परीक्षाएं हैं इनमें घोटाला हो जाता है। तो बच्चा परीक्षा देता है, उसके बाद उसको फिर से दोबारा फीस भरनी पड़ती है, दोबारा देना पड़ता है। तो हमने तय किया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो निःशुल्क होंगी, उसमें 100% फीस की छूट होगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होगा। आज राजस्थान में हो रहा है, बड़े बड़े हार्ट की सर्जरियां भी मुफ्त में हो रही हैं इस बीमे के जरिए। राजस्थान में हो रहा है, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में यही पॉलिसी लागू हो। यहाँ पे भी आपको 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, और अगर दुर्घटना में आपको चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए 10 लाख का बीमा होगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना में कक्षा 1 से 12 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा, और 1 से 12 तक
अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब 1 से 12, शायद 1 से 8वीं क्लास तक 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। उसके बाद 9 से 10 शायद 1000 रुपए का है, और 10 से 12 1200 या 1500 रुपए का है। हर महीने उन बच्चों को, मतलब उनके परिवारों को दिया जाएगा जो स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि उससे फिर जो स्कूल के लिए जो चीजें खरीदनी होंगी, पुस्तक, स्कूल बैग, बोतल, ये सब जो भी चीजें खरीदनी होंगी, उन पैसों में से आप खरीद पाएंगे। तो ये है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। अब ये थी हमारी घोषणाएं। अब मैं अपना भाषण शुरू करती हूँ। देखिए, कल मैंने खबरों में देखा था, कहीं पे लिखा था कि अब विंध्य के जो लोग हैं वो भाजपा से ऊब चुके हैं। सच है कि नहीं है? लग तो रहा है। क्यों ऊब चुके हो? 18 साल से तो इनकी सरकार ला रहे हो। झूठ बोलने की आदत है, बेरोजगारी है और महंगाई है। तो देखिए, आपके क्षेत्र में तो ये स्पष्ट है कि जो सैनिक स्कूल है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो संजय गांधी अस्पताल है, ये ऐसी जो चीजें हैं, ये भाजपा की सरकार ने तो बनाई नहीं है। सच बात है, सच है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं महंगाई है, आप ये बात, मोटी बात ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में खूब संघर्ष है। हाँ, फर्जी घोषणाएं होती हैं। चलिए, फर्जी घोषणाएं होती हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां आज क्या है। प्रदेश में जो हालात है वो आप खुद जान रहे हैं। इस मंच पर खड़े होकर कोई नेता आपको समझाता है, उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद जान रहे हैं कि आज आपकी परिस्थितियां क्या है। आपने बार बार मामा जी को वोट दिया। जब आपकी समस्याएं खड़ी हुई, जब महंगाई बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, किसान कर्ज में डूब रहे हैं, वो होते रहा। आप शिक्षा की सुविधाएं मांगते रहे, कुछ बना नहीं। स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। जब ये सब बढ़ता चले गया और आपने पूछा कि भाई हमारे लिए कर क्या रहे हो, तो जहां तक मैं जानती हूं, एक ही जवाब आपको मिलता रहा कि हम आपके मामा हैं, फिक्र मत करो, हम सब कुछ कर लेंगे। जवाब मिला कि नहीं? खड़ी खेती आपकी तबाह हो गई, हम आपके मामा हैं, फिक्र मत करो, सुरक्षित रहोगे। किसान को यूरिया नहीं मिला, फिक्र मत करो, सुरक्षित रहोगे, हम मामा हैं। 18 सालों से आप सुन रहे हैं कि हम मामा हैं, हम मामा हैं, हम मामा हैं, हम कर लेंगे। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है, धर्म की बातें उभारते हैं। अचानक धर्म के बारे में बात होने लगती है, जाति की बातें होने लगती हैं। 18 सालों से आप देख रहे हैं कि आपकी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो विकास का कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप बार बार वोट दे जा रहे हैं, बार बार मामा जी आपको आश्वासन देते जा रहे हैं। 22,000 घोषणाएं कर डाले, आपने पूछा तक नहीं, आपने पूछा तक नहीं कि इन घोषणाओं का हुआ क्या। भाई, रिश्ता कैसे बनता है? रिश्ता निभाने से बनता है। रिश्ता बगैर काम करने से नहीं बनता। आज मैं हर सभा में जाती हूं, मेरे से पहले इंदिरा गांधी अमर रहे का नारा गूंजता है। क्यों? मोदी जी नाराज भी हो जाते हैं कि भाई ये कांग्रेस के नेता बार बार इंदिरा गांधी का नाम क्यों लेते हैं। मेरे भाषण पे उन्होंने टिप्पणी भी की, क्यों लेते हैं?
आप ये नारा क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो असली रिश्ता था, वो नेता और जनता के बीच खोखला रिश्ता नहीं था। उनको मामी जी चाची जी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप जानते थे कि ये महिला जब आपके यहां आएगी, आपकी मुसीबतों के लिए लड़ेगी, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। आप मजदूरी कर रहे हो, आपको पट्टा देगी। आपको मालूम था कि ये महिला जो आपके सामने कहेगी वो करके दिखाएगी, मालूम था कि नहीं? और आज उनके गुजर जाने के 40 साल बाद आप उनको इसलिए याद करते हैं। आपके मन में उनके लिए इसलिए श्रद्धा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम करके नहीं दिखाया, उन्होंने इस देश के लिए, आपके लिए, इस धरती के लिए अपनी जान दे दी और पीछे नहीं हटी। ये होता है नेता और जनता के बीच का रिश्ता। ये होता है दिल में आदर, जो सिर्फ जनता के दिल में नेता के प्रति नहीं, लेकिन नेता के दिल में जनता के प्रति होता है। आज खूब पब्लिसिटी होती है, खूब मीडियाबाजी होती है, खूब घोषणाएं होती हैं, खूब रिश्ते बातों बातों में बन जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाने वाला कोई नहीं है। चुनाव खत्म होता है, घोषणाएं भूली जाती हैं, काम कोई करता नहीं है। आज का नेता जान गया है कि जैसे ही वोट डालने का समय आता है, चुनाव का समय आता है, पब्लिक का ध्यान भटका दो, ऐसी बातें करो जिससे पब्लिक के जज्बात जुड़े हुए हैं, वोट बटोरो, सत्ता में आ जाओ और बाकी उसके बाद पब्लिक को भूल जाओ। ये आदत किसने डाली भाई नेताओं में? मैंने तो नहीं डाली, आपने डाली? किसने डाली बताओ? किसने डाली? पब्लिक ने डाली है, आपने डाली है। ये बहुत बड़ी शिकायत है आपसे, आपने ये आदत डाल दी। पिछली सभा में मैं कह रही थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं उनके पीछे पीछे जाती थी। अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था, तो उनके साथ चली जाती थी हर बार। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, प्रधानमंत्री घर पे आ रहा है, वहां पे गांव में महिलाएं ऐसे उनको डांट रही हैं कि भैया तुम भैया हो हमारे, प्यार हम करते हैं तुमसे, ये सड़क हमने पिछले 6 महीने पहले आपसे कहा था इस सड़क को ठीक करो, अभी तक इस सड़क की मरम्मत नहीं करी है, हम वोट नहीं देंगे इस बार। ये देखा है मैंने। और मैंने ये भी देखा है कि वो प्रधानमंत्री वहां खड़े होकर नाराज नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि मीडिया ये दिखाओ मत, उन्होंने ये नहीं कहा कि चुप हो जाओ, मेरे से ऐसे कैसे बात कर ली तुमने, जानती नहीं हो मैं कौन हूं, ये नहीं कहा। मुस्कुराए, कहा सही कह रही हो बहन, ये इसका ऑर्डर मैंने दे दिया है, ये अभी तक हुआ नहीं है, 6 महीने और दे दो मैं करवा दूंगा। ये था असली रिश्ता जनता और नेताओं के बीच, जो खत्म हो गया है। और खत्म इसलिए हो गया है क्योंकि आप नेताओं को एहसास ही नहीं दिलाते कि यहां इतने बड़े मंच पर खड़ा करने वाला कौन है। आप एहसास ही नहीं दिलाते कि अगर वो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा तो आप उसको खदेड़ देंगे, उसकी सरकार हटा देंगे, बदल देंगे। बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं आप। या फिर कभी कभी मैं सोचती हूं कि अपने विवेक को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जब आप वोट दे रहे हैं, अपने जज्बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके जज्बातों को नेता और जो राजनीतिक दल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना देखिए, लोकतंत्र में किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने आए, झूठी घोषणाएं करे, 5 साल बीत गए, अपने आसन पे बैठे रहे, अपना महल बनाते रहे, अपने बच्चों को विदेश भेजते पढ़ाने के लिए, और आपके बारे में ना सोचे। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा रिश्ता निभाने से बनता है, वरना मामा कंस मामा भी थे। तो ये शिकायत है मेरी कि आप सबक नहीं सिखाते। बगल में छत्तीसगढ़ है,
बगल में एक तरफ छत्तीसगढ़, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, बीच में आप, और आपके यहां भी भाजपा की सरकार है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस की सरकार ने आपके बगल के प्रदेश में क्या क्या काम किए हैं, ताकि आप तुलना कर पाएं कि आपके यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। शिक्षा के बारे में बात करते हैं। यहां शिक्षकों के पद खाली हैं। 7,000 से अधिक पाठशाला बंद हुए हैं इनके कार्यकाल में, बंद हुए हैं। वहां हमारी सरकार ने एक नए तरह का पाठशाला बनाया हर जिले में। जैसे नवोदय विद्यालय होता था, उस तरह से प्रदेश सरकार ने बना दिया है, हर जिले में बनाया, और ये घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार 5 साल और आएगी तो जितने भी सरकारी पाठशाला हैं सबको अपग्रेड किया जाएगा, सब इंग्लिश मीडियम होंगे। और ये काम हुआ है, खोखली घोषणा नहीं है, क्योंकि हर जिले में ये इंग्लिश मीडियम की पाठशाला बनी है। मैं उन बच्चों से मिली हूं, कितना गर्व होता है उनसे मिलके। खड़े हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में, अच्छी हिंदी में बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पे समस्या थी आवारा पशुओं की, यहां भी है मध्य प्रदेश में। आप, ये शहरी इलाका है, शायद यहां कम है, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहती हूं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किसान जूझ रहा है इस समस्या से सालों से। उत्तर प्रदेश में मैंने, मेरे ख्याल से 2017 से इस बात को उठाना शुरू किया, आज 2023 तक इस समस्या को हल करने का कोई काम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने देखा कि बहुत बड़ी समस्या है। सबने सोचा कि किस तरह हल करें, गौठान बनाए। ठीक है, गौठान तो सब जगह बनते हैं, मैंने यूपी में भी देखे, वहां गौ माता को रख लेते हैं, छोड़ देते हैं, चारा नहीं होता, पानी नहीं होता, ऊपर धूप है, वहीं पड़ी रहती है बेचारी। छत्तीसगढ़ में गौठान ऐसे बनाए कि उन्होंने कहा इन गौठानों को हम इनको बनाएंगे इस तरह से कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसी से चले, इसी से मजबूत बने। रोजगार वहीं दिलवा दिए महिलाओं को, स्वयं सेवा समूह से तरह तरह के काम करा दिए उधर। जो आवारा पशु है उसके बारे में ये घोषणा कर दी कि इसका जो गोबर है ये सरकार खरीदेगी। ये बात जब मैं यूपी में कहती थी लोग हंसते थे, कहते थे अरे ये बात कैसी बात कर ली। आज लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की ओर, कह रहे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने कहा हम गोबर खरीदेंगे प्रति किलो इतने में, तो जनता ने क्या किया, अब गोबर खरीदेंगे तो आवारा पशु रखना शुरू किया, उसकी देखभाल की, क्योंकि उससे कमाई शुरू हो गई। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूं जो गौठानों में स्वयं सेवा समूह का काम करती हैं। मैंने पूछा बहन कितना कमा रही हो? 1 लाख रुपए, 6 लाख रुपए गौठान से। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सरकार आई जिसने सोचा ये बड़ी समस्या है, इसको हल करना है, इसको इस तरह से हल करते हैं ताकि सब मजबूत हों। इससे क्या हो रहा है, ग्रामीण रोजगार बढ़ने लग रहा है। किसानों की इतनी समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश है जहां हमारी सरकार है, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं जिससे किसान जूझ रहा है, परेशान है। खाद महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, ट्रैक्टर पे भी जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। उससे हमने प्रयास किया है कि किसानों को हम बचाएं। कैसे? सबसे पहले तो हमने उनका कर्ज माफ किया, फिर जो उनकी वन उपज थी, वन उपज के लिए भी हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। मैंने यहां कहा कि हम 2600-2500 देना चाहते हैं गेहूं और धान के लिए। छत्तीसगढ़ में 2400 हम कितने समय से दे रहे हैं। मोदी जी की वाराणसी उनका सांसदीय क्षेत्र है, उसमें 1200 से 1400 मिल रहे हैं। और मोदी जी आते हैं छत्तीसगढ़, क्या कहते हैं कि भाई मैं भेज रहा हूं धान के पैसे, तो फिर वाराणसी भेजिए ना, जहां आपकी सरकार है, वहां नहीं भेज रहे हैं। तो जो प्रदेश सरकार कर रही है उसका भी श्रेय चाहते हैं, और असलियत कुछ और है। लेकिन मेरा मतलब, ये सब कहने का मतलब क्या है, रोजगार छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। आज पूरे देश में
सबसे कम बेरोजगारी कौन से प्रदेश में है? ये मेरे कहने से मत मानिए, आंकड़े देखिए। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। और यहां क्या हालात है? पूरे देश भर में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। मोदी जी के सरकार की किए हुए काम है ये। प्रदेश में, आपके प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। बच्चे बेचारे पढ़ते हैं, आप लोग मेहनत करते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिन रात नौकरी करते हो, खेती में मजदूरी करते हो, जो भी करते हो उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आप प्राइवेट में ट्यूशन कराते हो, फीस भरते हो, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके। इतनी महंगाई के जमाने में पता चलता है कि परीक्षा में ही घोटाला हो गया। यूपी में कुछ ऐसे बच्चे थे, 26-27 साल के हो गए थे, इंतजार करते करते कहते दीदी 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई। हम बार बार 2-3 बार हमने परीक्षा की, फिर छोड़ा कि भाई कितनी बार करेंगे, नियुक्तियां एक ना एक दिन तो आ ही जाएंगे। ठहर जाते हैं, ठहरते ठहरते उम्र बीत गई, रोजगार नहीं मिला। और वहां बगल में रोजगार इतने बढ़ रहे हैं कि जो पलायन करके चले गए वो कह रहे हैं कि हमें वापस आना है अपने प्रदेश में। कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे, रोजगार तो हमें वहीं मिल रहा है, यहाँ हम शहरों, बड़े बड़े शहरों में क्यों भटके। तो ये परिस्थितियां हैं। मतलब आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो 3.5 सालों के कार्यकाल में 21 रोजगार देती है। 21, मात्र 21 रोजगार देती है, जबकि सैकड़ों हजारों पद खाली पड़े हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार सिर्फ 21 रोजगार देती है। और फिर हिम्मत करते हैं इनके नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि दोबारा वोट तो हमें, फिर से हमारी सरकारों में क्यों लाओगे, क्यों लाओगे? इनको भी मालूम है कि काम पे तो वोट मिलना नहीं है। तो फिर शुरू हो गई धर्म की बातें, फिर आप में फूट फैला दी, कहीं लड़ाई झगड़ा करा दिया, कहीं कुछ और मुद्दा उछाल दिया जिससे आपका ध्यान उस पे चले जाए। तो कब तक चलेगा ये सिलसिला, ये बता दो मुझे। आपके सामने सब कुछ है, सच्चाई है। 18 सालों से मेरी बहनों, आपके लिए क्या किया इस सरकार ने, क्या किया? हर रोज 17 बलात्कार होते हैं इस प्रदेश में। आप अभी तक सुरक्षित नहीं हैं। 18 सालों से तो गरीब रही हैं, 18 सालों से संकटों का सामना कर रही हैं, 18 सालों से संघर्ष का जीवन है आपका। महिला का जीवन सबसे ज्यादा संघर्ष का जीवन होता है, चाहे वो बड़े घर की हो, छोटे की हो, कहीं की भी हो, गरीब हो, अमीर हो। ये हमारा समाज ऐसा है। लेकिन जो गरीब महिला है उसके जीवन में इतना संघर्ष है, जिस दिन दिहाड़ी नहीं आती है तो वही भूखी सोती है। वो सारा काम करती है, खेती में भी काम करती है, घर आकर भी काम करती है, खाना पकाती है। जब तक परिवार का एक एक सदस्य खाना नहीं खाता तब तक खाती नहीं है, तब तक सोती नहीं है। कभी कभी खुद कुछ जुगाड़ करके, कुछ यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत काम करके कुछ कमा लेती है, वो भी वो रख लेती है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, कि एक दिन पैसों की जरूरत होगी तो मैं बचा के रख देती हूँ। संघर्ष का जीवन होता है। 18 सालों से जिस मामा जी ने वो संघर्ष का जीवन पहचाना नहीं, वो मामा जी 2 महीनों, चुनाव के 2 महीनों पहले क्यों पहचान रहे हैं? सच्चाई है बहनों और भाइयों, चुनाव के लिए पहचान रहे हैं, आपके वोट के लिए पहचान रहे हैं। चुनाव आता है, घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है, कांग्रेस के प्रदेशों में देखो, ये जो आपको कह रहे हैं ना लाडली योजना, ये कर्नाटका में चल रही है। जब से, किस दिन से? जब से सरकार बनी, पहली मंत्रिमंडल की पहली बैठक, उसमें तय किया गया और पैसे शुरू होने लग गए खाते में डलने। ये इंतजार नहीं किया कि 4 साल, 4.5 साल बीत जाएंगे, अगला चुनाव आने वाला है, उस समय बताएंगे भैया हम ये, उस समय शुरू करेंगे हम। ये इंतजार नहीं किया।
महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं हमारे सब प्रदेशों में, मैं गिनवाना नहीं चाहती, आप खुद जानकारी लीजिए। जिसको आप जानते हैं, जो अन्य प्रदेश में रहता है, राजस्थान के किसी वासी से पूछो, भाई सच है कि तुम्हारा इलाज मुफ्त में हो रहा है? छत्तीसगढ़ की महिला से पूछो, सच है कि बहुत तरक्की हुई है महिलाओं की छत्तीसगढ़ में? मैं ऐसी सभा में जाती हूँ छत्तीसगढ़ में, तो ये पूरा सामने का हिस्सा महिलाओं से भरा होता है और सब खुश लगती हैं। किसान खुश है, वहां का खुश है क्योंकि उसको सहायता मिल रही है, उसे बचाया जा रहा है केंद्र की नीतियों से, उसके लिए ही राजनीति चल रही है। आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है। मैं जानती हूं कि जो भी पार्टी का नेता आता है वो यही कहता है, वो कहता है कि हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं कि हम भ्रष्ट है। मैं जानती हूं, लेकिन सच्चाई को समझो। कितने घोटाले हुए हैं आपके प्रदेश में आप जानते हैं। हर 2-4 दिन आप पढ़ते हैं इनके बारे में, चाहे परीक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे कुछ भी हो, व्यापम हो, कुछ भी हो। और इस घोटाले का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से क्या होता है कि जनता देखते देखते, सुनते सुनते थक भी जाती है। कभी कभी मैंने सुना है लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, नेता है, खाने दो, चलो खाते रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी कर ले हमारे लिए तो इतना ही काफी है हमारे लिए। ये गलत बात है। समझो घोटाले का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि ये 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी ने चोरी किया है। चोरी किससे किया है? किसके पैसे चोरी किए हैं? एक दूसरे से तो नहीं चोरी कर रहे ये नेता, नहीं ना। किसी दूसरे राजनीतिक दल से भी नहीं चोरी कर रहे हैं। किससे चोरी कर रहे हैं? आपसे चोरी कर रहे हैं। सरकार का 1 रुपया नहीं होता, जनता का होता है। जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। जब आप पढ़ते हैं कि पुराने संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने खर्च किए करवाए हैं और अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा नया संसद भवन है। वाह वाह, बहुत खुश हैं हम। अच्छा है, देश के लिए आपने अच्छा संसद भवन बना लिया, लेकिन क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे खर्चने के लिए? जब उस समय पता है क्या था? कोविड था, कोरोना था। पब्लिक तरस रही है ऑक्सीजन के लिए, पब्लिक सड़क पे भटक रही है कि कोई हमें मदद कर ले, हमें दवाई खिलवा ले, हमें ऑक्सीजन दे दे, सैनिटाइजर मिल जाए। और आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि आप पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। 20,000 रुपए अगर आप खर्च रहे थे तो उस समय स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए क्यों नहीं खर्चे? थोड़े दिनों बाद वहां काम शुरू हो गया दिल्ली में, पुरानी इमारतें तोड़ फोड़ दी, नई वाली बन रही थी, सड़कें बड़ी हो रही थी, खूब हम देख रहे थे, धूल उड़ रही थी। कुछ महीनों बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया। किसानों ने आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि 3 काले कानून ला रहे थे ये, जिससे किसानों की कमर टूट जाती। किसान समझ गया ये बात, आंदोलन किया, सैकड़ों किसान शहीद हुए, सड़क पर निकले, बैठे रहे महीनों के लिए। आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, महीनों के लिए बैठे रहे। सर्दी थी, बैठे रहे, पानी नहीं था, बैठे रहे, शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी अपने आवास से नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। उस समय मैं यूपी में काम करती थी, किसानों का गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था।
15,000 करोड़ रुपए का बकाया, 20,000 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण, और सरकार कह रही थी हमें इस बकाये के पास, हमारे पास पैसे नहीं है इस बकाये को देने के लिए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? फिजूल के खर्चे हो रहे हैं जिनसे किसान, गरीब, मिडिल क्लास का कोई मतलब नहीं है। कौन जाएगा उस संसद भवन में? सिर्फ वही 500 संसद सदस्य। आपने तो जाना नहीं है। यहां पे सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं, शिक्षा नहीं हो रही है। तो किस लिए हो रही है सब खर्चे? किस लिए हो रहे हैं? कहा जाता है कि भाई हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, देश के मान सम्मान के लिए हो रही है। G20 जैसा इवेंट कभी देश में नहीं हुआ है। बहुत बार हुए ऐसे बड़े बड़े इवेंट, बहुत बार हुए हैं, लेकिन ऐसा खर्चा कभी इस देश में नहीं हुआ है। जो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, वो क्या है? जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं चाहे आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठाया। क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें ये खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये जो सरकारी कंपनियां, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूं। ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया। अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या? BHEL दे दिया, HAL दे दिया, रेलवेज दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए। छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? और कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी बनाते क्या है? आपको याद है टाटा, बिरला, ये नहीं है कि इस देश ने कभी बड़े बड़े उद्योगपति देखे नहीं। जो बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं, बिरला, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आजादी के आंदोलन में भी मदद की। सब जानते थे कि बनाते क्या है। टाटा की ट्रक, गाड़ियां, फिर आपने देखा कि चलो दांत मंजन कोई बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई साड़ियां बना रहा है, कोई पुस्तक बना रहा है। ये तो मान जानते थे ना। मैं पूछना चाहती हूं, कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी क्या बना रहे हैं? पैसा बना रहे हैं और कुछ बना ही नहीं रहे। जो आपने बनाया इन्हें दिया जा रहा है मुफ्त में। ये जो कंपनियां थी आपके लिए बनी थी। ये एक नेता ने उस समय, पंडित नेहरू, उनकी सोच थी, उनका विजन था कि मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। आज ये कहते हैं चंद्रयान। भाई ये चंद्रयान हो ही नहीं पाता अगर नेहरू जी ने इसकी नींव नहीं डलवाई होती। अगर हमारे देश को मजबूत और सशक्त करने के लिए हमारे नेताओं ने एक विजन नहीं दिखाया होता, IIT नहीं बनाई होती, IIM नहीं बनाए होते, अगर हमारे नेताओं ने यह तय नहीं किया होता 80 के दशक में कि हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में हम मजबूत बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इतने नहीं है जितने हिंदुस्तान में। मैंने अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनी हैं जब ये सब नहीं था। मुझे याद है हम लोग खाना खा रहे थे, वो कह रहे थे कि पता है तुम्हें कि हमारे देश में जितनी शिक्षित इंग्लिश भाषी, अंग्रेजी की भाषा जानने वाले नौजवान हैं दुनिया में कहीं नहीं है। हम में इतनी ऊर्जा है, नौजवान ऊर्जा है। अगर हम यहाँ पे तकनीक को मजबूत बनाएंगे,
अगर हम कंप्यूटर को आज के दिन लाएंगे तो देखना 20 साल बाद, 30 साल बाद कितनी तरक्की होगी। 30 साल बाद मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन मैं उनकी बातों को याद रखती हूं। जब भी मैं देखती हूं, कुछ समय पहले मैं विदेश में थी, ट्रेन के लिए मैं स्टेशन में खड़ी थी, मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, मुझे देखा, उसने पहचान लिया, तो मैंने भी कहा कि तुम भारतीय हो। तो बड़ी खुशी से हम दोनों से एक दूसरे से मिले। हम दोनों एक दो ही भारतीय थे उस पूरे स्टेशन में खड़े थे ट्रेन के इंतजार में। तो मैंने कहा भाई क्या करते हो? मुझे बताया मैं इस बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, कंप्यूटर की कंपनी में। मुझे इतना गर्व हुआ, ट्रेन में बैठते ही मेरे दिमाग में मेरे पिता की बातें आई कि अगर उस समय सबसे लड़के, इन्हीं भाजपा के नेताओं से लड़के जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि कंप्यूटर इस देश में नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चाहिए इस देश में, सब बर्बाद कर देगा, उनसे लड़के ये नीतियां बनाई। और उस वजह से कि उस समय 30 साल पहले किसी ने सोचा कि आगे हमारे देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, उन नीतियों का आज की सफलता हम आज देखते हैं। तो देखिए, जो राजनीति है ना, वो दो तरह की होती है, नेता भी दो तरह के होते हैं। एक अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, सत्ता अपने लिए, सब कुछ कमाने के लिए अपने लिए, और राज करता है इस तरह से कि सब कुछ ठीक है, जो ऐसे लगे कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सर्वज्ञानी हूं। ये एक तरह का नेता होता है। दूसरा नेता होता है जो सोचता है कि मैं इस जनता को सर्वशक्तिमान कैसे बनाऊं, मैं इस जनता को सर्वोपरि कैसे रखूं, मैं इसका विकास कैसे करूं। मैं एक योजना बनाता हूं, मैं सोचता हूं कि 10 सालों में अगर हम ये उद्योग यहां लगा दें और हम जहां यहां इस गांव को मजबूत बना दें तो 10 साल बाद इसका कितना फायदा होगा। तो ये दो राजनीति जो है ना, आपको साफ साफ दिख रही है। क्योंकि अगर ये दूसरी तरह की राजनीति, जो विकास वाली राजनीति होती, जो जवाबदेही राजनीति होती, जो आपके प्रति जिम्मेदारी वाली राजनीति होती आपके प्रदेश में, तो आज आप इस परिस्थिति में नहीं होते। आज मध्य प्रदेश का किसान रोता नहीं, आज मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी में से जूझता नहीं, आज मध्य प्रदेश की महिला अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करती। अगर सही तरह की राजनीति चुनो, सही तरह के नेता चुनो, सही तरह की सरकार बनाओ, तभी तुम्हारी तरक्की होगी। इसीलिए आज मैं आपको कहना चाहती हूं, महंगाई से कौन जूझ रहा है? मोदी जी। उनका तो 16,000 करोड़ का हवाई जहाज है, उनको महंगाई से क्या मतलब? मामा जी, कितने घोटाले उनके आंखों के सामने हो गए, उनको महंगाई से क्या मतलब? क्या वो प्याज खरीदने जाएंगे दुकान में? एक आध बार चले भी जाते तो पता चलता कि क्या हालात है पब्लिक की। कौन जूझ रहा है? दिवाली आ रही है, घर को सजाना है, लिपाई पुताई करानी है, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, अपना मान सम्मान रखना है, कुछ अच्छा खिलाना है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे चाहते हैं, कुछ चाहते हैं जलाने के लिए। और आपके मन में ये घबराहट होनी चाहिए कि कैसे करेंगे। त्योहार से डर लगने लग गया है कि खुशी से कैसे मनाएंगे। सब कुछ इतना बर्तन महंगे हो गए हैं, धनतेरस पे जाओगी खरीदने, क्या मिलेगा? बर्तन पे टैक्स लगा दिया है। दुकानदार घबरा रहा है कि फिर से दिवाली आ रही है, क्या पता लोग खरीद पाएंगे कि नहीं, हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं। यही समय होता है जब सब खरीदते हैं, सबके जेब में पैसा होना चाहिए। तो जब आपकी परिस्थितियां ये है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये लोकतंत्र है। बड़े बड़े महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि आप आजाद हों। आजादी का मतलब क्या है? कि लोकतंत्र में आपकी शक्ति आपके हाथों में हो। कांग्रेस की प्रदेश सरकारें सिर्फ आपकी शक्ति आपके हाथों में नहीं दे रही हैं, आपके अधिकार आपके हाथों में दे रहे हैं। पंचायतों को मजबूत बना रहे हैं, गांव को मजबूत बना रहे हैं।
आपकी संपत्ति भी आपके हाथों में दे रहे हैं। ऐसी स्कीम लाके जिसके जरिए महिलाओं के खातों में पैसे डले, आपके कर्ज माफ हो, धान गेहूं के सही दाम मिले, ताकि आपके पैसे आपके जेब में जाए। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की तरक्की हो, कि आपके बच्चों का भविष्य बना रहे, मजबूत बने, उन्हें रोजगार मिले, उनकी शिक्षा हो, नए नए शिक्षा के संस्थान बने, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के संघर्ष में आपकी सरकार आपके हाथ को पकड़ के उनका सामना करने के लिए मदद करे, तो आप ऐसी सरकार चुनिए जो वाकई ये काम करके आपको दिखाए। अपना विवेक देखिए, मेरी दादी जी कहती थी कि पब्लिक में सबसे ज्यादा विवेक है। जानते हैं, जब चुनाव हारी तो नाराज नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। उन्होंने कहा पब्लिक में सबसे ज्यादा विवेक है। उससे सीखा, सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए ये हुआ है। पब्लिक की बात को सुना, अपने संकट के समय भी सुना, और जब जीती उस समय भी सुना। यही होती है असली राजनीति, और यही होता है असली नेता। आप में सबसे ज्यादा ज्ञान है, आप में सबसे ज्यादा विवेक है। जब मैंने आपकी परिस्थिति आपसे पूछी, आपने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, आपने कहा। तो ये असलियत आपके सामने है। इस असलियत को समझो, और सबसे बड़ी चीज अपने विवेक से ये समझो कि इस असलियत को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है, ये वोट है। जब ये बात समझ जाओगे, जब ये बात समझ जाओगे, तो कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसकी ये हिम्मत होगी कि आपके सामने आकर झूठ बोले। जब आप इस विवेक से अपना वोट दोगे, इस जिम्मेदारी से अपना वोट दोगे, तभी आप अपने हाथों को और मजबूत बनाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि अपने विवेक से जब आप वोट डालोगे, तो इस भाजपा की 18 सालों वाली घोटालों से भरपूर, झूठों से भरपूर इस सरकार को आप निकाल देंगे, खदेड़ देंगे। मैंने बार बार देखा है कि जनता समझदार है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप अपने अनुभव से अगर आप वोट दें, तो आप ये बात नहीं समझेंगे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब आपका वोट मांगा जाता है तो आपको फुसलाया जाता है। समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके प्रदेश को बहुत लोग कहते हैं आरएसएस की प्रयोगशाला है। ठीक है, प्रयोगशाला है। क्या मिला आपको इस प्रयोगशाला से? क्या मिला आपको? आपने 18 सालों के लिए बार बार धर्म के नाम पे अपना वोट दिया। क्या मिला? क्या मिला? कम से कम आपके बच्चे तो सुरक्षित हो जाते, कम से कम शिक्षा तो मिल जाती, कम से कम एक आध रोजगार मिल जाता। 21 रोजगार दिए 3 सालों में, शर्म आनी चाहिए इनको। सबक सिखा दो ना, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अब समय आ गया है, सब नेताओं को सबक सिखाओ। मैं कहती हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाई और ये जो लंबी लिस्ट पड़ी है, मैंने आपको लगा कि इन्होंने इसे पूरा नहीं किया, तो हमें 5 साल बाद निकाल देना। तो ये बात सबके लिए है। अब आपने मेरी लंबी चौड़ी बातें सुन ली। दिवाली आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से एक आध दिया जला देना। वोट डालने के समय मेरी बात याद रखना। मैं आपकी जागरूकता चाहती हूं, जिम्मेदारी से अपना वोट देना। एक बार जोर से मेरे साथ कहो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। आप धन्यवाद देंगे हमारे लखन खंडेलवाल जी।
महासचिव प्रियंका जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने कीमती समय निकालकर हम सब लोगों को संबोधित किया। उपस्थित हमारे सभी लोग अब